गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपका चैप्टर है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को फर्दर आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। Islamic civilization flourished as a number of cities grew phenomenically. इस्लामिक जो सिविलाइजेशन था बहुत सारे शहरों में बहुत तेज़ी से फैल रहा था। Many new cities were founded mainly to settle Arab soldiers. बहुत सारे नए ऐसे शहर आबाद हुए, ऐसे बसे जहाँ पर जो अरब सोल्जर्स थे आकर सेटल हुए। यानी कि अरब सोल्जर्स का सेटल होने का मतलब ये हुआ है वो लोग जो अरब सोल्जर्स दूसरी जगहों पर गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे नए नए शहरों को आबाद किया। अरब सोल्जर्स के लिए वर्ड यूज़ होता है बेटा झुंड। हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स के बारे में ये कहा जाता है कि किसी भी प्रशासनिक जो कार्य जो होता है, अगर लोकल प्रशासन अच्छी तरह से काम कर रहा है तो उसके पीछे जो जिम्मेदार होते हैं वो कौन होते हैं, वो सोल्जर्स होते हैं। तो अरब सोल्जर्स को क्या कहा जाता था? कहा जाता था कि ये जो सोल्जर्स होते थे ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होते थे। यानी कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता था। Among these class of garrison cities called Misr, the Arabic name for Egypt. Among these class of garrison cities, इस तरह के जो भी garrison cities थे जिनको मिस्र जो क्या कहलाते थे, मिस्र क्या है? द अरबिक नेम है इजिप्ट के लिए। यानी कि इजिप्ट के लिए ये जो लोग थे क्या वर्ड यूज़ करते थे? अरबिक नेम क्या था इसका? मिस्र। वर्क कूफा एंड बसरा इन इराक। जो कॉल्ड मिस्र, ये कौन थे? वर्क कूफा एंड, यानी कि इराक के दो शहर हैं बसरा और कूफा। वहाँ पर जो लोग रहते थे, जो शहर वहाँ आबाद हुआ इन अरब सोल्जर्स के तहत, तो उनके लिए वर्ड यूज़ हुआ मिस्र। एंड फुस्तान एंड सीरो इन इजिप्ट, और इजिप्ट में इनको कहा जाता था फुस्तान एंड सीरो। विदिन हाफ सेंचुरी ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट एज द कैपिटल ऑफ द अब्बासीद खिलाफत, विदिन द हाफ सेंचुरी ऑफ इस एम्पायर के, इस साम्राज्य के इस्टेब्लिश्ड होने के लगभग हाफ सेंचुरी में ही एज द कैपिटल ऑफ अब्बासी खिलाफत, अब्बासी जो खिलाफत थी, जो उनकी जो कैपिटल थी, राजधानी थी, टाइम पीरियड है ये 800 का। द पॉपुलेशन ऑफ बगदाद हैड रीच्ड अराउंड 1 मिलियन। तो बगदाद की जो पॉपुलेशन थी वो हाफ सेंचुरी में कितनी पहुंच गई? बढ़कर 1 मिलियन। Alongside these cities were older towns such as Damascus, इस्फहान एंड समरकंद। और इसके साथ साथ जो दूसरे शहर थे, जो पुराने कस्बे थे, जैसे कि दमश्कस है, इस्फहान है, समरकंद है, विच रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। तो वहाँ पे भी एक तरह से ज़िंदगी के नए रास्ते खुलने लगे। देयर साइज एंड द पॉपुलेशन सर्ज, जो उनका जो साइज़ था, पॉपुलेशन थी, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। सपोर्टेड बाय एन एक्सपेंशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन एंड रॉ मटेरियल सच एज कॉटन एंड शुगर फॉर अर्बन मैन्युफैक्चरर्स। अब जब आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो नीड्स थी, जो ज़रूरतें थी, वो भी बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है। अब उनको पूरा कैसे किया जाएगा? उनको पूरा करने के लिए जो फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है उसको उसमें ज़रूरत है कि उसको फैलाया जाए। यानी कि जो भी फूड प्रोडक्शन है, जो भी एग्रीकल्चर टास्क है, उसको बढ़ाया जाए। आप तभी बढ़ती हुई आबादी की जो खाने पीने की नीड्स है वो पूरी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एंड द रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, शुगर फॉर अर्बन मैन्युफैक्चरर्स। इसके अलावा जो भी अर्बन मैन्युफैक्चरर्स थे उनके लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था, जैसे उनकी फैक्ट्रीज, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उन्हें अपनी फैक्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अब रॉ मटेरियल, कॉटन एक रॉ मटेरियल है, शुगर रॉ मटेरियल है, तो उनको ये तमाम चीज़ें चाहिए थी।
और इन तमाम चीज़ों से ही वो प्रोडक्ट बनेंगे। और जब वो आबादी बढ़ेगी तो उस बढ़ती हुई आबादी के सिर्फ खाना ही नहीं होता है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसे सिर्फ खाना नहीं चाहिए बल्कि उसे कपड़ा भी चाहिए, बल्कि जो दूसरी ज़रूरतें हैं वो भी उसको पूरी करनी है। तो जब आबादी बढ़ेगी तो उस बढ़ती हुई आबादी की सिर्फ एक ही ख्वाहिश, एक ही नीड नहीं होती कि खाना, उसकी बाकी तमाम ज़रूरतें भी होती हैं, उनको भी पूरा करना होता है। अ वास्ट अर्बन न्यूटन डेवलप लिंकिंग वन टाउन विद अनदर एंड फॉर्मिंग अ सर्किल। और इन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बहुत तेज़ी से एक अरब नेटवर्क था, जो लिखा है ना, वास्ट अरब नेटवर्क डेवलप, एक अरब जो ये तमाम मैन्युफैक्चरिंग का ये तमाम एक नेटवर्क बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था। और जो भी टाउन्स थे वो एक दूसरे से जुड़ते चले जा रहे थे। मतलब सर्किट, आपने कभी एक सर्किट देखा हो तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, वायर्स होते हैं, बहुत सारे वायर्स होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेम इसी पैटर्न पर कहा गया है कि जो नेटवर्क डेवलप हो रहा था उसमें ये हो रहा था कि जो टाउन्स हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी बेस पर जुड़ते चले जा रहे थे। अब किसी न किसी बेस पर, जैसे कि कहीं से आपको रॉ मटेरियल लेना है, कहीं आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना है, ये तमाम ज़रूरतें होती हैं इंसान की जो एक दूसरे को बांधती हैं, जोड़ती हैं। At the heart of the city were two building complexes radiating cultural and economic power: the Congregational Mosque, Masjid al-Jamai, big enough to be seen from a distance, and the central marketplace Saq, with shop in arrow merchants, lodgings यानी कि फंडग, and the office of the money changer. एट द हार्ट ऑफ द सिटी यानी कि शहर के बीचों बीच या शहर के दिल क्या होता है, मतलब एक जो इम्पॉर्टेंट प्लेस है, वहाँ पर दो बहुत ऐसी बिल्डिंग्स थी, कॉम्प्लेक्स रेडिएटिंग कल्चरल। ये दो बिल्डिंग ऐसी थी जहाँ से इकोनॉमिक पावर और कल्चरल चीज़ों को मैनेज किया जाता था। द कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, और वो दो बिल्डिंग्स कौन सी थी, एक तो थी कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क यानी कि मस्जिद अल जमाई, जो काफ़ी बड़ी थी और जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। अब जब किसी चीज़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं तो वहाँ से एक तरह से इकोनॉमी मैनेज होती है, क्योंकि टिकट लगता है, पैसे दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें आती हैं। एंड द सेंट्रल मार्केट प्लेस, और दूसरी थी सेंट्रल मार्केट प्लेस, उसको लिए वर्ड यूज़ किया जाता था सक, जहाँ पर विद शॉप इन रो, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें थी, कतार में लाइन से दुकानें थी, और जहाँ पर मर्चेंट सौदागर आते थे, अपना सामान बेचते थे, खरीदो फरोख्त करते थे। एंड ऑफिस ऑफ द मनी चेंजर, तो वहाँ पे जब दूसरे लोग आते हैं तो एक ऐसी जगह पे थी जहाँ पर आप अपने पैसे को चेंज कर सकते हो। द सिटीज़ वर होम टू एडमिनिस्ट्रेटर्स अयान और आइज़ ऑफ द स्टेट, और सिटीज़ वर होम टू, जो भी शहर वगैरह थे वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे यानी कि वो लोग जो प्रशासनिक कार्य करते थे वो वहीं पर रहते थे। एंड द स्कॉलर्स एंड द मर्चेंट्स तुज्जर वर लिव्ड क्लोज टू द आउटर सर्किल, और जो भी स्कॉलर्स और सौदागर मर्चेंट व्यापारी होते थे जिनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है तुज्जार, वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे लिव्ड क्लोज टू द सेंटर, मतलब यहीं आसपास जो जगहें थी वहीं पर रहते थे, जो जगह सेंटर के करीब थी। अब वो वहाँ रहते क्यों थे, वो इसलिए रहते थे ताकि उनको इन मार्केट प्लेसेस में आने में, सामान को ले जाने बेचने में कोई दिक्कत ना हो। ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड सोल्जर हैड देयर लिविंग क्वार्टर्स इन द आउटर सर्किल, और जो आम लोग और सोल्जर्स होते थे वो कहाँ रहते थे, उनके लिविंग क्वार्टर्स होते थे जो थोड़े हटकर होते थे, बाहर होते थे। ईच फिटेड विद इट्स ओन मॉस्क, और हर एक जगह अपनी एक मस्जिद होती थी, चर्च और साइनोग, जेविश टेम्पल्स, और मतलब ये कि जो जिस धर्म के मानने वाले होते थे उनकी वो वर्क वहाँ पर वो जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ होती थी, ताकि लोग वहाँ पर अपने, जैसे कि जेविश हैं तो ये कहाँ पर चर्च वगैरह में अपनी ये वर्शिप करते हैं, तो वो सब चीज़ें होती थी। सब्सिडी मार्केट एंड द पब्लिक बाथ, और सब्सिडी मार्केट है, पब्लिक बाथ कहते हैं, पब्लिक बाथ जहाँ पे लोग, मतलब बाथरूम जिसे बोलते हैं पब्लिक बाथ, यहाँ पे लोग जो मुसाफिर खाने वगैरह होते हैं वहाँ पब्लिकली, ये पब्लिक प्लेसेस होती हैं, तो वहाँ पब्लिक बात एंड इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्लेस, कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर ये सब लोग मिलकर किसी भी टॉपिक पर बात करते थे, यानी कि सब लोग एक जगह इकट्ठा होते थे, तो उनके लिए वर्ड यूज़ हुआ इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्लेस। एट द आउटस्कर्ट्स वर द हाउस ऑफ द अर्बन पुअर, एट द इसका, और जो
अर्बन गरीब लोग होते थे, उनके जो घर होते थे वो थोड़े बाहर होते थे। अब मार्केट फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ब्रॉड फ्रॉम द कंट्री साइड, यानी कि फल है, सब्जियां हैं, इन सब का मार्केट होता था जिसे ये लोग खरीदते थे। कारवान स्टेशन एंड अनक्लीन शॉप सच एज दोज डीलिंग इन टैनिंग और बुचरिंग। अब देखो ये सब लिखा हुआ है, सब्जियां बेचने वाले ये तमाम उस मार्केट में गोश्त की जो मीट का बिजनेस होता है वो, इस तरह के तमाम ये चीज़ें थी। बियॉन्ड द सिटी, क्योंकि शहर था तो हर चीज़ मिलेंगी। बियॉन्ड द सिटी वॉल वर इंस फॉर पीपल टू रेस्ट व्हेन द सिटी गेट्स वर शट एंड सीमेंट्रीज। और जो शहरों में एंटर होने के जो गेट होते थे वो भी काफ़ी लिखा हुआ है ना, व्हेन द गेट्स वर शट एंड, तो शहर में एंटर होने के लिए दरवाजे होते थे, तो आप वहाँ से एंटर होकर जाएंगे और ये तमाम चीज़ें। देयर वर वेरिएशन ऑन दिस टाइपोलॉजी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लैंडस्केप। अब हर जगह के चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी डिफरेंट थी, सेम नहीं थी, उनमें वेरिएशंस पाए जाते थे और ये वेरिएशन डिपेंड करते हैं उस जगह के ऊपर, वहाँ का पॉलिटिकल ट्रेडिशन क्या है और वहाँ पर किस तरह के हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं। Political unification and urbanization deemed for foodstuff and luxurious enlarged the circuit of exchange. पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कहते हैं सियासी तौर पर सब लोगों को यूनिफाई करना। और जो अर्बन लोग थे उनकी क्या डिमांड थी, फॉर फूड स्टफ़, वो चाहते थे फूड स्टफ़ की डिमांड थी, एक बेहतरीन लग्जीरियस लाइफ होनी चाहिए। एनलार्ज द सर्किट ऑफ एक्सचेंज, जोग्राफी फेवर द मुस्लिम एम्पायर। इसके अलावा जो जोग्राफिकल कंडीशंस थी वहाँ की वो भी कैसी थी कि फेवर द मुस्लिम एम्पायर, यानी कि वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन थी वो भी इस मुस्लिम एम्पायर की एक तरह से फेवर, यानी कि जिस तरह का जोग्राफिकल कंडीशन एक मुस्लिम ये चाहते थे वैसे ही वहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशंस थी, विच इज स्प्रेड बिटवीन द ट्रेडिंग जोन ऑफ इंडियन ओशन एंड द मेडिटेरियन, जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग जोन था वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था इंडियन ओशन और मेडिटेरियन ओशन के बीच। फॉर 5 सेंचुरीज, लगभग 5 सेंचुरीज तक अरब एंड ईरानियन ट्रेडर मोनोपोलाइज द मैरीटाइम ट्रेड बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप। लगभग 5 शताब्दी तक जो भी अरब और ईरानी जो व्यापारी थे उनके बीच में व्यापार चलता रहा। किन किन के बीच में व्यापार चलता रहा, चाइना, इंडिया और यूरोप और अरब और ईरानी लोगों के बीच। दिस ट्रेड पास थ्रू 2 मेजर रूट, और इस व्यापार के लिए 2 ट्रेड रूट थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था, एक तो था रेड सी और दूसरा था पर्शियन गल्फ। हाई वैल्यू गुड्स सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और हाई वैल्यू गुड्स सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे सफ़र से लंबे जो व्यापार होता था, जो व्यापार ट्रेड होती थी उसके लिए जो है ना हाई वैल्यू गुड्स, काफ़ी कीमती जो चीज़ें होती थी वो सूटेबल होती थी, सच एज द स्पाइसेस, टेक्सटाइल, पोर्सलिन एंड गन पाउडर वर शिप्ड फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू द रेड सी पोर्ट ऑफ द एंडन एंड द आइदाब एंड द गल्फ पोर्ट ऑफ सिराफ एंड बसरा। देखो बहुत सारी चीज़ें थी जो एक लंबे डिस्टेंस से जिनका व्यापार होता था, जैसे कि स्पाइसेस हैं, जैसे कि कपड़ा है, पोर्सलिन है, गन पाउडर है। तो जो इस तरह का जो रेड सी और पर्शियन गल्फ, यानी कि पहले जो व्यापार होता था तो वो ऐसा नहीं होता था जैसे कि अब तो ट्रेन है, मालगाड़ी है या तमाम चीज़ें हैं, बट पहले नहीं था। पहले एक देश से दूसरे देश में व्यापार किससे होता था, जो शिप होता है जहाज़, उसकी मदद से। तो ये चीज़ें जैसे कि मैंने बताया ना, एक्सपाइस, टेक्सटाइल, पोर्सलिन, गन पाउडर, ये इंडिया और चाइना से जाता था कहाँ, टू रेड सी पोर्ट ऑफ द, ये रेड सी पोर्ट ऑफ कहाँ पर है, एडन और अयाधाब में, एंड द गल्फ पोर्ट ऑफ कहेगा सिराफ एंड बसरा। तो ये चीज़ें चाइना और इंडिया से इन जगहों पर जाती थी। मैं आपको बता दूं क्यों जाती थी। देखो जब किसी जगह पर कोई, पूरी दुनिया में अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन होती हैं, कहीं कोई चीज़ पैदा होती है, कहीं कोई चीज़ पैदा होती है, और इंडियन मसाले जो होते हैं उनकी तो पूरी दुनिया में डिमांड थी। आज भी इंडियन जो गर्म मसाले होते हैं जो केरला से आते हैं वो बहुत अनमोल हैं, उनकी पूरी दुनिया में डिमांड है। तो उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इंडिया चाइना से इन तमाम देशों में जाती थी, और उन देशों से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे यहाँ आती थी। आज भी जैसे कि पेट्रोल है वो सऊदी अरबिया से आता है, ईरान से, इराक से आता है,
हमारे यहाँ जो चीज़ें होती है जो वहाँ नहीं है, क्योंकि वो डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एग्रीकल्चर की चीज़ें हम उन्हें भेजते हैं। तो इस तरह से होता था। From here the merchandise was carried overland in camel caravan to the warehouse Makhzani, origin of the word magazine, which has a similar collection of article of Baghdad, जहाँ से जो लोकल सौदागर होते थे, मर्चेंडाइज होते थे, वो क्या करते थे, वो उन चीज़ों को अपने जो, क्योंकि सऊदी अरब इस तरह की जगह पर है ना, ये ऊँट चलता है, अपने जो भी काफ़िले लेके चलते थे, अपने काफ़िलों के साथ में ऊँट लेकर चलते थे, उन्हीं पे बैठ के चलते थे। तो ये जो भी सामान होता था, जो भी कलेक्शन होता था, उन पर लाद लाद कर ले जाते थे। Damascus and the Aleppo for local consumption और onward transmission। दमस्कस और जो एलिप्पो है लोकल कंजप्शन के लिए, या लोकल कंजम्पशन के लिए, और ऑनवर्ड ट्रांसमिशन यानी कि जो भी सामान था लोकली उनको प्रोवाइड, जो लोकल लोग थे उन चीज़ों को, तो ये जिम्मेदारी दमिश्क और एलेप्पो की थी कि उन चीज़ों का ये लोकल जो फॉर लोकल कंजप्शन जो भी चीज़ें हैं वो लोकल लोगों को प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी इन लोगों की थी। द कारवान पासिंग थ्रू मक्का गॉट बिगर, और वो काफ़िले जो मक्का के से पास होते थे वो काफ़ी बड़े, मैं बताऊँ बड़े बड़े काफ़िले होते थे जो मक्का से गुजरते हुए जाते थे। व्हेनेवर द हज कोइंसाइड विद द सेलिंग सीजन मवासिम, ओरिजिन ऑफ द वर्ड मॉनसून इन द इंडियन ओशन। अगर ऐसा है, हज के लिए दूर दूर से बड़े बड़े काफ़िले आते थे, यानी कि बड़े बड़े काफ़िलों का मतलब ये है कि हज करने के लिए मक्का बहुत दूर से बहुत बहुत ज़्यादा लोग आया करते थे। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो मतलब ये है कि ये वर्ड मॉनसून इंडियन ओशन में, इसलिए वर्ड इसके लिए जो है ना एक वर्ड इस्तेमाल होता है मॉनसून में। बस आप इस पर मत जाइए, आप बस ये समझ लीजिए कि हज के मौसम में हज करने के लिए यहाँ दूर दूर से बड़े बड़े काफ़िले आया करते थे। एट द मेडिटेरियन एंड ऑफ दिस ट्रेड रूट, एट द मेडिटेरियन एंड ऑफ दिस ट्रेड रूट, जैसे ही इस ट्रेड रूट का मेडिटेरियन एंड आता था, एक्सपोर्ट टू यूरोप फ्रॉम द पोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर, तो जो चीज़ें हैं वो यूरोप को एक्सपोर्ट कर दी जाती थी। कहाँ से? जो भी अलेक्जेंडरिया पोर्ट था। पोर्ट समझते हो ना, पोर्ट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर जहाज़ वगैरह ठहरते हैं और वहाँ से सामान उतारा जाता है और फिर सामान भरा जाता है। वर हैंडेड बाय द जेविश मर्चेंट, और इसको हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, यानी कि इनको पूरा मैनेज कौन करता था? जो भी जेविश सौदा मर्चेंट्स होते थे। सम ऑफ होम ट्रेडेड डायरेक्टली विद इंडिया, कुछ ऐसे होते थे जेविश मर्चेंट जो भारत से इंडिया से डायरेक्टली बिजनेस करते थे। एज कैन बी सीन फ्रॉम दियर लेटर्स प्रिजर्व इन द गनीजा कलेक्शन। अब ये हम कैसे कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली बिजनेस करते थे? क्योंकि जिनीज़ा कलेक्शन में कुछ लेटर वगैरह जो महफूज हैं, प्रिजर्व करके रखे गए हैं, उनको जब देखा जाता है तो उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ जेविश मर्चेंट ऐसे थे जो इंडिया से डायरेक्टली व्यापार करते थे। हाउएवर फ्रॉम द 10th century the Red Sea route gained greater importance due to the rise of Cairo as a center of commerce and power and growing demand for eastern goods from the great trading city of Italy. Red Sea route फ्रॉम 10th century, 10वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो जो रेड सी रूट था उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल थी। क्यों? राइज ऑफ सीरो की वजह से, क्योंकि राइज ऑफ सीरो क्या था? एज अ सेंटर ऑफ कॉमर्स एंड पावर। ये क्या था? कॉमर्स और पावर का क्या माना जाता था इसको? सेंटर। एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर ईस्टर्न गुड्स, और जो भी ईस्टर्न सामान की जो डिमांड बढ़ रही थी फ्रॉम द ट्रेडिंग सिटीज़ टू इटली, तो उनको क्या किया जाता था? जो भी व्यापारिक शहर थे वहाँ से लेकर उनको इटली भेजा जाता था। तो इसी रूट के ज़रिए वो सामान इटली तक पहुँचाया जाता था। पेपर, गिनीजा, रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री।
In the Central Islamic land, written work were widely circulated after the introduction of paper. जो भी सेंट्रल इस्लामिक लैंड है वहाँ पर जो भी लिखित वाला काम शुरू हुआ वो कब हुआ? पेपर की खोज के बाद, जब पेपर का इंट्रोडक्शन यानी कि पेपर जब की खोज हो गई और वहाँ पर पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, उसके बाद सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जो भी काम था वो फिर लिटिन फॉर्म में किया जाने लगा। मेड फ्रॉम लाइनिन, कम फ्रॉम द चाइना, पेपर कहाँ से पर तैयार हुआ था? पेपर की इन्वेंशन कहाँ हुई थी? चाइना में। वेयर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाज क्लोजली गार्डेड सीक्रेट। In 751 द मुस्लिम गवर्नर ऑफ द समरकंद, 751 में मुस्लिम समरकंद के जो मुस्लिम गवर्नर थे उन्होंने लगभग 20,000 चाइनीज़ इन्वेडर एज प्रिजनर, 20,000 चाइनीज़ को जिन्होंने हमला किया था उनको कैद कर लिया। सम ऑफ होम वर गुड, उसमें से कुछ अच्छे थे, कुछ ऐसे थे जो पेपर बनाना जानते थे या पेपर बनाने का तरीका उनको अच्छे से आता था। फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर, आने वाले 100 सालों तक समरकंद पेपर रिमेन्ड एज इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम, तो वहाँ पर उनसे पेपर तैयार करवाया गया और आने वाले 100 सालों तक समरकंद ने पेपर को एक्सपोर्ट किया। पेपर वहाँ का एक तरह से इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम बन गया क्योंकि उन लोगों ने पेपर तैयार किया। जो 20,000 चाइनीज़ इन्वेडर उनके पास कैद थे। सिंस इस्लाम प्रोहिबिटेड मोनोपोलीज, पेपर बिगेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और इस्लामिक वर्ल्ड में अगर हम देखें, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग में जो इस्लामिक लोग लैंड थे उनकी मोनोपोली चलने लगी। बाय द मिडिल ऑफ द 10th सेंचुरी इट हैड मोर और मोर लेस रिप्लेस पोपिनस। लेकिन अगर हम देखें तो 10th सेंचुरी के मिडिल की अगर हम बात करें तो इसको पॉपिनस के ज़रिए लगभग आधा जो प्रोडक्शन था उसका इट हैड मोर लेस लगभग कम और ज़्यादा उसको पॉपिनस के ज़रिए रिप्लेस कर दिया गया। द राइटिंग मटेरियल मेड फ्रॉम द इनर स्टेम ऑफ अ प्लांट दैट ग्रू फ्रीली इन द नाइल वैली। राइटिंग मटेरियल और जो भी लिखने का मटेरियल था वो इनर स्टेम, एक प्लांट होता है, एक पौधे की जो इनर स्टेम्प होती है, उस पौधे को कहाँ उगाया जाता था? नाइल वैली में। वहाँ से उस इनर स्टेम्प से राइटिंग मटेरियल को हासिल किया जाने लगा। डिमांड फॉर पेपर इंक्रीज, और पेपर की जो डिमांड है वो जैसे जैसे बढ़ रही थी। अबद अल लतीफ़ एक डॉक्टर थे, कहाँ? बगदाद से। सी हिज डिपिक्शन ऑफ द आइडिया स्टूडेंट ऑन, अच्छा वो नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं ये। And a resident of Egypt between 1193 and 1207 reported how Egyptian peasants robbed groves to obtain mummy wrapping made of linen to sell the paper factories। तो उन्होंने ये जो अबद अल लतीफ़ एक डॉक्टर थे बगदाद में, तो उन्होंने ये कहा कि टाइम पीरियड दे रखा 1139 और 1207 के बीच का, कि जो एक इजिप्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये कहा कि इजिप्शियन जो पीजेंट्स वगैरह हैं वो किस तरह से पेपर को फैक्ट्रीज़ में बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। पेपर आल्सो फैसिलिटेड द राइटिंग ऑफ कॉमर्शियल एंड पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स। पेपर ने जो है ना, पेपर एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप हर तरह की चीज़ें लिख सकते हो, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे आपकी पर्सनल हो, कुछ भी लिख सकते हो। In 1896 a huge collection of medieval Jewish document was discovered in a sealed room, Geniza, pronounced Geniza, of the sealed room of the Ben Ezra synagogue in Fustat। देखो 1896 में मेडिवल जेविश डॉक्यूमेंट का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था जो डिस्कवर्ड हुआ। कहाँ पर? सील्ड रूम में, एक कमरा जिसको सील कर रखा था, वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मेडिवल जेविश डॉक्यूमेंट का कलेक्शन हासिल हुआ। The document had been preserved thanks to the Jewish practice of not destroying any piece of writing. They contained the name of God. द डॉक्यूमेंट हैड बीन प्रिजर्व, इस डॉक्यूमेंट को जो प्रिजर्व करके रखा गया था तो इसलिए था कि जो भी जैविश प्रैक्टिस, जो भी जैविश हैं
तो उनसे ही पता चलता था कि इन लोगों ने किसी भी तरह के जो रिटन में डॉक्यूमेंट थे उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया, तभी तो वो बच गई चीज़ें। कंटेंट द नेम ऑफ गॉड, यानी कि जो भी खुदा ने जो भी उनके पास जो भी चीज़ें भेजी थी उनको उन्होंने रिटन फॉर्म में लिखा, तो वो जो भी राइटिंग थी उन सबको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, बर्बाद नहीं किया। द गनीजा वाज फाउंड टू कंटेन ओवर अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन manuscript and fragment dating back as far as the mid-8th century। गनीजा को गनीजा वाज फाउंड, गनीजा क्या मतलब हासिल हुआ, टू कंटेन ओवर अ क्वार्टर, लगभग उन लोगों ने क्वार्टर की हम बात करें मिलियन मॉस्क्यू, लगभग 1 मिलियन मनुस्क्रिप्ट और फ्रेगमेंट थी जिन पर जो भी जब काम हुआ तो उन पर बैक टू बैक डेट वगैरह सब मेंशन थी। मोस्ट ऑफ द मटेरियल डेटेड फ्रॉम 10 to 13 से, बहुत सारे रिटन मटेरियल ऐसे थे जिनको 10 से 13 सेंचुरी के बीच में लिखा गया। दैट इज़ फ्रॉम द फातमीद अयूबीद वन अर्ली ममलूक ए पीरियड। अयूबी जो थे इनका वो ममलूक पीरियड था। दीज इंक्लूडेड पर्सनस लेटर बिटवीन मर्चेंट फैमिली एंड फ्रेंड। देखो मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब ये पेपर इन्वेंट हो गया और उसको इस्तेमाल किया जाने लगा तो जो जो एम्पायर थे जिनका पीरियड जब जब रहा उन सबको रिटन फॉर्म में प्रिजर्व करके रख लिया गया, चाहे वह अयूबी का हो, फातमीद हो, जो भी हो। अयूबी एंड अर्ली ममलूक पीरियड, दीज इंक्लूडेड पर्सनल लेटर बिटवीन मर्चेंट फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब उनके बीच में जो भी पर्सनल लेटर्स होते थे वो एक दूसरे को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, वो सब प्रिजर्व करके रखे गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, प्रॉमिस ऑफ डाउरी, सेल्स डॉक्यूमेंट, जाउंड्री लिस्ट एंड अदर ट्राइविया, ये तमाम चीज़ें जो थी उनको रिटन फॉर्म में पेपर पर करके प्रिजर्व करके रख लिया गया। मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट वर रिटन इन जुडियो अरबिक, a version of Arabic written in Hebrew character that was commonly used by Jewish community throughout the medieval Mediterranean। और इनके लिए वो जो भी लैंग्वेज थी, डॉक्यूमेंट्स किस ज़बान में लिखे जाते थे, जोडियो अरबिक ज़बान में लिखे जाते थे। जाउंड्री, ये क्या था, ये एक वर्जन ऑफ अरबिक रिटन, ये एक अरबिक रिटन वर्जन था। और इस तरह से तमाम चीज़ों को जेविश कम्युनिटी ने जो भी चीज़ें थी इस तरह से उनको आमतौर पर ये यूज़ भी करते थे इस लैंग्वेज को, और इन तरह से इन चीज़ों को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा। द गनीजो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ रिच इंसाइट इनटू पर्सनल एंड द इकोनॉमिक एक्सपीरियंस एज ऑल्सो इनटू मेडिटेरियन इस्लामिक कल्चर। जो गनीज़ा के जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उससे हमें इकोनॉमिक और पर्सनल जो भी एक्सपीरियंसेस, आल्सो मेडिटेरियन इस्लामिक कल्चर से जुड़ी हुई जो भी पर्सनल चीज़ें हैं, इकोनॉमिक चीज़ें हैं, वो सब हमें पता चलती हैं। द डॉक्यूमेंट आल्सो सजेस्ट दैट द बिजनेस स्किल एंड कॉमर्शियल टेक्निक ऑफ द मर्चेंट। इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स हमें ये भी बताते हैं कि उस वक्त के जो बिजनेसमैन और व्यापारी होते थे वो किस तरह की कॉमर्शियल टेक्निक्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, यानी कि मेडिवल इस्लामिक वर्ल्ड में जो भी सौदागर थे वो किस तरह की, जो बिजनेसमैन थे वो किस तरह के बिजनेस टेक्निक, बिजनेस स्किल्स, कॉमर्शियल स्किल्स का इस्तेमाल करते थे। मोर एडवांस देन दोज ऑफ देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, यानी कि जो यूरोपियंस थे वो किस तरह, जो यूरोपियन काफ़ी इतने एडवांस थे वो किस तरह से क्या यूज़ करते थे और ये लोग किस तरह से करते थे। गोइटन रूट अ मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ द मेडिटेरियन फ्रॉम द गनीजा रिकॉर्ड। गोइटन ने एक मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी है गनीजा रिकॉर्ड से मेडिटेरियन की। एंड अमिताभ घोष वाज इंस्पायर्ड बाय गनीजो लेटर, और जो अमिताभ घोष हैं वो गनीजा का जो भी लेटर है उससे काफ़ी इंस्पायर हुए हैं। टू टेल द स्टोरी ऑफ इंडियन स्लेव्स इन हिज बुक, जिसमें उन्होंने एक इंडियन स्लेव्स की स्टोरी के बारे में बताया है। देखो कुल मिला के मैं आपको यहाँ पर बस ये बता दूँ कि जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन हुए इस्लामिक कल्चर के बारे में, अरब में किस तरह से इस्लामिक कल्चर फैला, किस तरह से वो लोग व्यापार करते थे, किस तरह से दूसरे लोग आते थे वो क्या करते थे, कैसे व्यापार, तो ये सारी चीज़ें हमें पेपर के इन्वेंशन के बाद इन लोगों ने तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड में, रिटन फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपने पास प्रिजर्व करके रखा।
Toward the eastern end, caravan of the Iranian merchants set out from the Baghdad along the Silk Route to China via the oasis cities of Bukhara and Samarkand to bring Central Asia and the Chinese goods including paper. अब देखो क्या होता था, टूवर्ड द ईस्टर्न एंड कारावान ऑफ ईरानियन मर्चेंट, जो भी ईरानी मर्चेंट सौदागर आते थे बगदाद से, तो वो इसी सिल्क रूट से होते हुए चाइना पहुंचते थे। और जो वहाँ पर जो शहर हैं यहाँ के इराक़ के बुखारा समरकंद, तो वहाँ पर क्या करते थे, टू ब्रिंग सेंट्रल एशियन एंड चाइनीज़ गुड्स, तो वहाँ पर ये क्या करते थे, सेंट्रल एशियन और जो भी चाइनीज़ गुड्स होते थे, सामान होते थे, उनको ले जाते थे, और जिसमें पेपर भी शामिल था। ट्रांसोनियन आल्सो फॉर्म्ड एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन द कॉमर्शियल नेटवर्क विच एक्सटेंडेड नॉर्थ टू रशिया एंड स्कैंडिनेविया फॉर एक्सचेंज ऑफ द यूरोपियन गुड। इसके अलावा ट्रांसोनिया ने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट लिंक इस्टेब्लिश की कॉमर्शियल नेटवर्क के बीच में, जो फैला नॉर्थ से रशिया तक और स्कैंडिनेविया तक जहाँ फॉर द एक्सचेंज। और ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो यूरोपियन गुड्स है उसका एक्सचेंज किया जा सके। मैं बता दूँ आपको, गुड एक्सचेंज करने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे देश में नहीं होती वो आप हमारे यहाँ से ले जाइए, और जो आपके यहाँ होती है और हमारे यहाँ नहीं होती वो आप हमें इस तरह से वो चीज़ें भेज दीजिए। मेनली फॉर एंड द स्लेविक कैप्टिव, हेंस द वर्ड स्लेव। इस्लामिक कॉइन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द गुड्स वर फाउंड इन होर्ड डिस्कवर्ड अलॉन्ग द वोल्गा रिवर एंड इन द बाल्टिक रीजन। मेल एंड फीमेल टर्किश स्लेव टू वर परचेज इन दीज मार्केट फॉर द कोर्ट ऑफ द कलिफ एंड सुल्तान। और क्या होता था, जो इस्लामिक जो सिक्के होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था इन चीज़ों के पेमेंट के लिए, जो भी चीज़ें ये लोग लेते थे। और उसके बाद ये रखाई रिवर वगैरह ये रास्ते हैं जैसे होते जाते थे। जो भी मेल मर्द और औरतें होती थी, जो तुर्किश गुलाम थे, वो क्या करते थे, टू वर परचेज इन दीज मार्केट, वो भी इन मार्केट में ख़रीदा करते थे। फॉर कोर्ट ऑफ खलीफ एंड सुल्तान, यानी कि इन और सुल्तान और जो खलीफा होते थे उनके दरबार के लिए इन चीज़ों को, ये चीज़ें भी, यानी कि जो उनके ग़ुलाम होते थे मर्द एंड औरतें, तुर्किश स्लेव टू वर परचेज, वो भी इन मार्केट में सामान वगैरह अपने जो कोर्ट के सुल्तान और दरबार के सुल्तान खलीफा होते थे उनके लिए सामान वगैरह खरीदते थे। द फिजिकल सिस्टम इनकम एंड एक्सपेंस एंड द मार्केट एक्सचेंज इंक्रीज द इम्पोर्टेंस मनी इन द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। जो भी फिजिकल सिस्टम था मार्केट में एक्सचेंज का, उसने क्या किया, उसने सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जो पैसे की इम्पोर्टेंस थी उसको काफ़ी बढ़ा दिया, क्योंकि इस्लामिक कोइन चलने लगा। कोइन ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वर मिंटेड एंड सर्कुलेटेड ओपन इन बैग्स सील्ड बाय मनी। और सोने चांदी और कॉपर के सिक्के थे जो सर्कुलेशन में आ गए। चेंजर्स ऑफ पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गोल्ड केम फ्रॉम अफ्रीका, सिल्वर कहाँ से आता था, सेंट्रल एशिया, और प्रीशियस मेटल का एंड कॉइन्स आल्सो कम फ्रॉम द यूरोप विच यूज टू पे फॉर इट्स ट्रेड with east. Rising demand for money forced people to release their accumulated service reserve and idle wealth into circulation। अब देखो ये है कि गोल्ड कहाँ से आता था, गोल्ड के लिए बताया है इन्होंने कहाँ से आता था, अफ्रीका। इसी तरह सिल्वर सेंट्रल एशिया, प्रीशियस मेटल आते थे यूरोप वगैरह से, यूरोप से। तो इन सब चीज़ों से वो जो सिक्के वगैरह बनाते थे जो, और उन्हीं जो सर्कुलेशन में थे, किस तरह से क्रेडिट कंबाइंड विद करेंस टू ऑल व्हील्स ऑफ कॉमर्स। और तमाम जो क्रेडिट कंबाइंड विद करेंसीज टू ऑल द व्हील्स ऑफ कॉमर्स। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड टू मेडिवल इकोनॉमिक लाइफ वाज द डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर मेथड ऑफ पेमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेटर ऑफ क्रेडिट सक ओरिजिन ऑफ द वर्ड चेक। इसके अलावा बिजनेस और कॉमर्स में मुस्लिम का जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वो मेडिवल इकोनॉमी लाइफ में, वो ये रहा है कि इन्होंने लेटर टू क्रेडिट यानी कि जो चेक वाला सिस्टम है वो इन्होंने शुरू किया। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज सुफ्ताजा, और एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज यानी किसी चीज़ से हम चीज़ को बदल रहे हैं, वर यूज बाय मर्चेंट एंड बैंकर टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू इंडिविजुअल टू अनदर। तो
पैसा ट्रांसफ़र करना, मनी ट्रांसफ़र करने का सिस्टम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं आप पैसे को एक इंसान से दूसरे इंसान में, या एक इंसान को दूसरे इंसान को दूसरी जगह पर किस तरह से आप पैसा वगैरह ट्रांसफ़र या एक्सचेंज कर सकते हो। From the widespread use of commercial paper freed merchants from the need to carry cash everywhere and also made their journey safe. The widespread use of commercial paper freed merchants from the need to carry cash everywhere. जब पेपर की इन्वेंशन हो गई और कैश पेपर की फॉर्म में आने लगा, कॉमर्शियल पेपर इस्तेमाल होने लगा, तो उस समय में जो भी मर्चेंट थे उनको एक इस बात की ज़रा सहूलत हो गई कि उन्हें अब हर जगह अपने अपने सफ़र पे उन्हें अपने साथ जो भी था वो लिखा ना फ्रॉम नीड टू कैरी कैश, अब उन्हें कैश को हर जगह अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं होती थी अपने सफ़र में, जिससे उनका सफ़र आसान हो गया था क्योंकि चेक और एक्सचेंज का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था। द खलीफ टू यूज़ द सक टू पे सैलरीज और रिवार्ड पोइट्स एंड मिनिस्टर्स। इसके अलावा जो खलीफा होते थे वो भी अपने दरबारी शायरों को और मंत्रियों को सैलरी इसी चेक की फॉर्म में दिया करते थे। तो इसमें यही बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इन लोगों ने, मुस्लिम्स ने किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, जैसे कि चेक सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा पैसा ट्रांसफ़र करने का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ताकि जो लोग सफ़र करते हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया में मैंने आपको बताया कि वो लोग सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह और अपने साथ जैसे व्यापार करते थे, तो जब व्यापार करने आएंगे तो उन्हें अपने साथ कैश लाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कॉइन वगैरह की भी शुरुआत कर दी थी। लेकिन चेक और इसके बाद क्योंकि जब पेपर आ गया तभी तो पेपर नोट या पेपर करेंसी आएगी, तो उसके बाद इस तमाम चीज़ों से जो लोग अपने साथ अब कैश ले जाने की अपने सफ़र को उन्हें ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उनकी लाइफ भी आसान हो गई और वो भी सेफ, क्योंकि कैश ऐसी चीज़ है कि लोग एक दूसरे को मार देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लर्निंग एंड कल्चर। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।